वेलकम टू नम ट्रेल्स, अधूरी कोशिश पूरी कहानी के साथ। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जो खुद 7 बार एसएसबी दी और रिकमेंड हुए, पर काफ़ी बार मेरिट से बाहर हुए, और उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को समझा और ये ठाना कि जो ड्रीम वो पूरा नहीं कर पाए हैं वो अब लाखों बच्चों का ड्रीम पूरा करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ 4 महीने पहले उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया केवल 5 बच्चों के साथ। और क्या हुआ, 5 के 5 बच्चे रिकमेंड हो गए एसएसबी में। तो आइए मिलते हैं, बच्चों से भी जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या सीखा, और उनसे भी जानेंगे कि आगे के लिए क्या विजन है और कहाँ तक वो इस चीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये है हमारे बीच लवी मेहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आप हमसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। ये बताओ कि क्या विजन है इस चीज़ के पीछे? वेल एक्चुअली मेरा विजन इसके पीछे ये है कि जो मैंने अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम कुछ प्रॉब्लम फेस की थी, जैसे साइक में हम बोलते हैं हाउ टू राइट अ स्टोरी, अपनी पर्सनैलिटी को रियल कैसे प्रोजेक्ट करना है इंटरव्यू में, कोई भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जैसे साइकोलॉजी या जीटीओ में। तो फिर मेरा विजन ये था कि विद द हेल्प ऑफ मेरी लर्निंग्स तो मैं स्टूडेंट्स को दे पाऊँ कि तुम्हें क्या करना है, रोड मैप या पाथ, कि उसके थ्रू वो ईजिली सक्सेस पा सके। तो यहाँ मेजर मुझे बताओ कि आप क्या बता रहे हो। जैसे आपने बताया हमको, और हमने देखा भी कि आपने 5 बच्चों को स्टार्ट किया था बैच, और 5 के 5 का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा क्या बताया तुमने उनको? बेसिकली बताया मैंने ऐसा कुछ नहीं, बट हमें एसएसबी के अंदर ये होता है कि अगर आप कोई भी रिपीटर्स वगैरह या कोई भी फ्रेशर को देखें, तो जब वो एसएसबी में जाता है तो अपनी रियल लाइफ की जो पर्सनैलिटी है वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाता है। वो चाहता है कि जो रिकमेंड हो चुके हैं उनकी पर्सनैलिटी में प्रोजेक्ट करूँ। तो मेरी क्लासेस के थ्रू मैं क्या करता हूँ कि जो भी इंसान है तो उसका जो रियल सेल्फ है उसने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया होगा, तो थ्रू एसएसबी वो कैसे मतलब टेक्निक्स के थ्रू किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, तो उसमें हम अलग अलग चीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी OLQs होती है, तो OLQs को कैसे मतलब ठीक करना है, कैसे उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, और कैसे एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो वो हम उनसे सिखाते हैं और उन्हें सक्सेस अच्छी से मिल रही है। अच्छा, अभी तक जो 5 बजे, उसके अलावा भी कोई बैच बना? बैच मेरा इस तरीके से रहता था कि थ्रू आउट रेगुलर, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में देखें तो बैच इस अकॉर्डिंग होते हैं कि 12 दिन या 20 दिन इस दिन के होते हैं, और उसके अंदर आपको खाली एसएसबी का प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि कंटिन्यूस बैच, आप रोज़ आते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिलती रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन होते रहेंगे, और कोई कमी आ रही है तो उसको हम पता करके ठीक करते हैं। तो बैच लगातार स्टार्ट रहता है और हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, और जो भी क्वालिटीज़ है वो ठीक होती रहती है। जैसे एक्सरसाइज किस टाइप की एक्सरसाइज करते हो, और अलग कैसे आपका, यूनिक कैसे? जी, यूनिक ये है कि लेट अस अज्यूम कि आप में कुछ क्वालिटी होगी, तो वो तो अच्छी बात है, पॉजिटिव क्वालिटीज़। लेकिन हमारे एसएसबी में जो रिक्वायर्ड होती है 15 OLQs होती है, 15 OLQs, तो लेट अस अज्यूम कि उसमें किसी का स्टेज फेयर है, तो हम उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं कि तुम इसको स्टेज फेयर कैसे करोगे। हम अगर बताएं तो हमने स्टार्ट किया था विद द प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन हमारा टॉपिक होता है, उसमें हम ऐसा करते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना है तो प्रेजेंटेशन करेंगे आप, तो उसके लिए पहले आप प्रिपरेशन करेंगे, तो उससे कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। लेट मी टेल यू समथिंग दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो वो बनाएगा तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होगा, जब वो उसको डिलीवर करेगा तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होगा, लाइवलीनेस कितने अच्छे से कर पा रहा है। तो ये एक्सरसाइज उसको हेल्प करती है एक ही क्वालिटी नहीं, बहुत सारी क्वालिटी को ठीक करने में। जैसे सपोज मेरे अंदर एक इन्फीरियरिटी है, या मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज कराओ? जैसे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपने अपने लाइफ में स्कूल टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। लेट अस अज्यूम कोई बच्चा होता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो स्पोर्ट्स उसकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर करता है। और कोई बच्चे होते हैं जो अकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, वो डिबेट कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई करेगा अगर उसको याद करेगा। तो मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ कि वेयर योर मेडल्स। वेयर योर मेडल्स मतलब कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा या कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, अचीव किया होगा, प्राउड मोमेंट आया होगा, तो वो चीज़ें याद करते रहना पड़ता है। उस चीज़ के इंसिडेंट में उन्होंने क्या किया था, तो वो चीज़ याद करेंगे तो उनकी जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर हो रहा है। और विद द हेल्प ऑफ ऐसी एक्सरसाइजेस वो काम करेगा तो उसे धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस दिखेगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही ऊपर आने लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा। हाँ, और क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली जैसे आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे वहाँ आने से कि इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा? वेल इसके लिए बस ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एसएसबी में जा रहे हैं तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। तो अगर आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया जाएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, आपको एक सेट ऑफ चीज़ें बता देते हैं कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन जब बच्चे को बात आती है रिव्यू,
मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे रिव्यू तो मिलना चाहिए। जब मैंने अपनी ऑनलाइन फर्स्ट एसएसबी के लिए एक क्लासेस ली थी फर्स्ट एसएसबी में, तो मेरा जब रिव्यू आया था वो इट वाज ओनली फॉर 50 सेकेंड्स, पूरा मेरा इतने में ख़त्म हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने गलती की है और इसको ठीक कैसे करना है। तो जब हमारी क्लास होती है उसमें क्या होता है कि जैसे आप स्टोरी राइटिंग में गलती करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना कि ये स्टोरी ऐसे गलत गई है, अब इसको आप ठीक कैसे करेंगे। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज होती है कि स्टोरी को एक्चुअली में लिखते कैसे हैं। जैसे आप नोवेल पढ़ेंगे तो नोवेल में आप देखते हैं कि किस तरीके से इमोशंस, किस तरीके से वो लिखने का तरीका होता है कि हम थ्रू दी नोवेल इमोशन समझ जाते हैं। तो वही स्टोरी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम ऐसी चीज़ करवाते हैं, ऐसी एक्सरसाइज जिससे स्टोरी राइटिंग भी अच्छी हो जाए। और इंटरव्यू के दौरान भी आप अपने आप को कैसे अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रेशर सिचुएशन में आपको उसको हैंडल कैसे करना है, तो ये एक्सरसाइज हेल्प करती हैं उसमें। अच्छा, जैसे कल आपकी और मेरी बात हो रही थी तो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने बड़े ऐसे दावे के साथ बोला कि मैं ये दावा करता हूँ कि अगर कोई मेरे साथ 3 महीने तैयारी करेगा तो वो कभी स्क्रीनिंग आउट नहीं होगा। तो क्या ऑन कैमरा भी ये दावा कर पाओगे? जी, मैं ये दावा बिल्कुल करता हूँ कि 3 महीने एटलीस्ट मेरे साथ वो रह गया तो मैं उसको जो रेगुलर एक्सरसाइज कराऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर उसने रेगुलरली उसको फॉलो कर दिया, जैसे पास में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने फॉलो किया तो वो हो गए, उनका सिलेक्शन हो गया, वो रिकमेंड हो गए क्योंकि उन्होंने जो बोला वो चीज़ किया। बहुत सारी चीज़ें होती है एसएसबी के अंदर। अगर हम टास्क को डिवाइड करें, फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग वाला जिसमें पीपीटीटी कहते हैं, तो उसमें भी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। तो अभी हमारा रेशियो 100% उसमें भी होता जा रहा है कि कोई भी बच्चा स्क्रीन आउट नहीं हो रहा है। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में हमारे अभी 4 स्टूडेंट गए और चारों के 4 रिकमेंड हो चुके हैं, जबकि वो तो रिजेक्शन सेंटर गया था। और ऑल ओवर इंडिया उसको रिजेक्शन सेंटर माना जाता है और हमारे लिए वो अब सिलेक्शन सेंटर हो चुका है। अगर 5 बच्चों का बैच था और 5 के 5 सिलेक्शन कराए तो इंडिया का अच्छा इंस्टीट्यूट बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है। बस मेरे को रिक्वायरमेंट ये है कि आप डेडिकेशन अब मुझे दें, पूरा डेडिकेटली आप अगर फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। मैं बोलता हूँ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आता है और जाता है, विद द टाइम होते रहता है, अप्स एंड डाउन होता है, लेकिन एक डिसिप्लिन और एक डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन कहें वो अगर रेगुलर रहे तो कोई भी चीज़ आसानी से अचीव की जा सकती है। ठीक है, हम तो बहुत बहुत विश यू ऑल द लक कि आप इंडिया के नंबर 1 बने। बाकी आपके स्टूडेंट भी आए हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो एक बार उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या उनका रिव्यू रहा और उनको कैसे आपके इंस्टीट्यूट में आके बेनिफिट मिला। जी, तो अधिकतर हम ऐसे ही उनकी बात करते हैं जब कोई सक्सेस हो जाता है, पर बहुत ज़रूरी होता है उनकी बात करना जो कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन से रुक जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी सपने देखे हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है जब सपने टूटते हैं और उसके बाद ही इंसान बनता है। और सबसे ज़्यादा सीखने को भी उन्हीं लोगों से मिलता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग हारे होते हैं जीवन में। क्योंकि हमारी जो चैनल है उसका नेम ही वो है, थीम ही वो है, अधूरी कोशिश पूरी कहानी के साथ। तो हमारे साथ है भाई, आपका नाम? कार्तिक राठौर। इस बार आई थिंक आप लास्ट में बाहर हो गए, ऐसा कुछ? मेरे टोटल 8 अटेम्प्ट है, अभी 8 अटेम्प्ट होगा मेरा। तो अभी तक मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ हूँ, मेरा कॉन्फ्रेंस ही चलती है तो उसकी वजह से अभी भी तैयारी में लगा हूँ। तुमको क्या लगता है, एक रिपीटर के दुख बताओ मैं, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ कि फैमिली का क्या प्रेशर होता है, लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ डाउट वगैरह क्या क्या आते हैं? जैसे प्रिपरेशन की स्टार्टिंग 2019 से कर दी थी मैंने, अभी 2025 हो गया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं करीब 6 साल लग गए हैं। लेकिन अभी भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन है, वो है क्योंकि परिवार की वजह से, क्योंकि उनका चेहरा देख के ही लगता है यार कि इनके लिए तो करना है सब चीज़। एक दिन इनके चेहरे पे जो खुशी होगी वो देख के ही सब चीज़ वर्थ लगेगी। मैं मानता हूँ फेलियर्स हैं लाइफ में, बट एक प्रॉपर गाइडेंस जो हमारे लवी सर अभी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ मुझे फील हो रहा है कि मैं इस बार कर लूँगा। ये चीज़ें हैं कि हमने जो हमारा पिथौरागढ़ है वहाँ मुझे लगता है कि एसएसबी की प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो बाहर ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, पैसा लगाएं ताकि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले। पर जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे फील हुआ है कि जो पर्सनल गाइडेंस है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है एज अ रिपीटर, क्योंकि एसएसबी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको मार्क्स का कोई पता नहीं चलता है, आपको सिर्फ पता चलेगा थ्रू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सो आई बिलीव विद द हेल्प ऑफ लवी सर एंड हिज पर्सनल गाइडेंस वी कैन मेक इट थ्रू एज दे हैव मेड। जैसे आपने 8 बार अटेम्प्ट दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या क्या एक चीज़ हो रही है जो मिस आउट हो रही है? स्क्रीनिंग भी इन हो रही है हर बार, बट कुछ तो एक बार सोचा होगा। एक चीज़ रहती है कि मेहनत करता है आदमी, लेकिन उस मेहनत को उस जगह पे दिखाना, एसएसबी में दिखाना वो अलग चीज़ है। वहाँ बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, माइंड का भी प्रेशर रहता है, फैमिली का भी प्रेशर रहता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ तो 13 जून को CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें मैं मेरिट आउट हो गया था।
16 जून को मेरी CDS AFA की SSB थी, तो उस मेंटल प्रेशर के साथ मैं गया था। तो मैं मानता हूँ कि उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी हैम्पर हुई थी। तो ये चीज़ें भी थोड़ी प्रॉब्लम करती हैं स्टूडेंट लाइफ में, पर इसके साथ कोप करना, लगे रहना, यही हमारा काम है। दैट विल मेक अ पर्सन सोल्जर या कैप्टन जो भी होता है। अच्छा ये बताओ, इससे पहले भी आपने कहीं पर वो ली कोचिंग वगैरह? हाँ, मैंने 2 जगह कोचिंग ली है, भोपाल, चंडीगढ़। अच्छा, तो उनसे क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस मेन यही है कि हमने देखा है उधर कि बैचेस जो बनते हैं करीब 50-60 लोगों के बनते हैं, उसमें जो इंडिविजुअल फीडबैक है वो नहीं मिल पाता है। तो इंडिविजुअल फीडबैक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन SSB मेनली, क्योंकि आपका अलोन का पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो किसी एज अ ग्रुप नहीं है, एक इंडिविजुअल को ही देखा जाता है उसमें। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है थ्रू दास टेक्निक्स एंड ऑल्सो हिज, मतलब उनका बिहेवियर के हिसाब से कि किस इंसान के साथ कैसे वो करना है उसके हिसाब से। तो वो चीज़ एक प्लस पॉइंट है यहाँ की। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से मैं हो जाऊँ। यहाँ से हो जाओगे, श्योर हो ना? यस, 100%। ठीक है, वी विश यू ऑल द लक कि नेक्स्ट टाइम हम आपका इंटरव्यू लें कि आपका हो गया हो। और तुम तो मोटिवेट हो, ये हार नहीं माननी होती है। लवी सर इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। देख सकते हो कि वही है लाइफ में। एक चीज़ हमने पढ़ी थी बचपन में कि पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है, तो ऑलवेज गो विद द फ्लो। बाकी सही है, हो जाएगा भाई, मेरी दुआ लगेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो आप सभी हमारे भाइयों को और बहनों को कि आप लोगों ने इतनी कम उम्र में जो आप लोगों का ड्रीम होता है वो अचीव किया। और तो ये सच है ना कि यहीं से कोचिंग करी? झूठ तो नहीं बता रहे हैं, पैसे तो नहीं मिले ना? तो एक बार नाम बता दीजिए। अंकित गिरी। मेरा नाम भारती मेहता। योगेंद्र चंद। ऐसा पहले भी कहीं इसके अलावा कोचिंग वगैरह करी थी आप लोगों ने? नहीं, मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को लग रहा था कि मैं थोड़ा लैग कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस की और थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो तभी मेरा एक फ्रेंड था, मेरा कॉमन फ्रेंड, वो भैया का वो भी था, जूनियर भी था NCC में। तो उसने मुझे बताया कि भैया हैं वो रिकमेंडेड है और गाइडेंस देते हैं। तो भैया का जब बैच स्टार्ट हुआ तो हम ही लोग थे जो फर्स्ट स्टूडेंट थे जिन्हें हमने ज्वाइन किया था, तो यहीं से गाइडेंस वगैरह ली। और आप लोगों ने किया था पहले कहीं? हमने भी गाइडेंस लिया था अपने सीनियर से। मेरा तो कुछ जॉब चल रहा था, तो फिर जब पता चला भैया यहाँ पे कराते हैं, तो उसके बाद से फिर यहीं आया था। कहाँ चल रही थी जॉब? मेरा क्लाउड इंजीनियरिंग वो दे रहा है गुड़गांव में, तो फिर वहीं से। अच्छा, तो ये कहें कि यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिला, तो एक बार मुझे बता सकते हो क्या क्या बेनिफिट मिला? जैसे मतलब तुम हर किसी को अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है, तो एग्जैक्ट अगर तुम स्पेसिफाई कर पाओ। जैसे आजकल देखो रिसोर्सेज तो सबके पास हैं, यूट्यूब से सबको पता करना क्या है, बट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो हमको यहाँ पे प्रैक्टिस का माहौल मिला था और भैया ने हमको फीडबैक भी दिया। जैसे हम साइको वगैरह स्टोरी अगर हम गलत लिखते थे तो भैया बता देते कि इसको ऐसे सही कर सकते हैं, वैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आया और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी। और जैसे मुझे लगता है SSB ऐसी प्रोसेस है जो नहीं क्लियर कर पाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो सर के गाइडेंस में मेन चीज़ ये रहती है कि क्लैरिफाई करते हैं कुछ भी चीज़ हो, क्योंकि सर की ऐसी जर्नी रही है जिसमें सर ने बहुत कुछ सीखा है। तो सर अपनी जर्नी से जो भी सर ने सीखा है वो हम में इम्प्रूव कराते हैं। और साथ ही साथ सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, ऐसा नहीं होता टीचर ने बोल दिया तुमने लिख दिया, बहुत ही इंटरेक्टिव रहता है और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मेरा जैसा ये था ना, मेरा टेक्निकल राउंड था, तो जैसे मेरे बीटेक करा है, तो होता क्या है उसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें स्क्रीन इन होना बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं एज अ रिपीटर, तो मुझे लगता है जो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट था वो मेरा स्क्रीन इन का रेशियो जो सडन चेंज आया। मैंने अच्छे खासा मतलब 3 मंथ्स प्रैक्टिस करी थी प्रॉपर, और वो रिजल्ट दिखे कंटिन्यूस। उसके बाद जितनी SSB आई सब में स्क्रीन इन था, PSB आया उसमें स्क्रीन इन हुआ, अभी FSB आनी है, और उसके बाद जब ये वाला इंटरव्यू आया SSC टेक्निकल का, उसमें फिर रिकमेंडेशन आया, तो बहुत चेंज आया था इससे। जैसे लवी सर भी काफ़ी एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों की फेवरेट थी? अगर एज एन एक्सरसाइज तो जिसको करने में मज़ा आता हो, मतलब एज एन स्क्रीन इन का बोलूँ तो जब सर बोलते हैं जैसे कि एक होता है ना इमोशन वाला पार्ट डालना, स्टोरी नरेट सब कर रहे हैं, स्टोरी सब लिख रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट दिखाना कि सच में मतलब वो पिक्चर को देख के ऐसा लगता था कि हाँ, जो अगर मैंने स्टोरी लिखी है इतना इमोशन डाले कि यही इस पर मतलब जेन्युइन होगी, इतना रियल लगता था। तो मेरे को वो पिक्चर परसेप्शन का जो पार्ट था, इमोशन डालना और इमोशन को बिल्कुल अच्छी से पोर्ट्रे करना, वो मेरे लिए बेस्ट था स्क्रीन इन के पार्ट में। मुझे सबसे अच्छा वो लगता था जब एक ऑफिसर बनने के लिए ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, तो 15 क्वालिटीज़ होती हैं ऐसी। तो जब सर अपने मतलब प्रोसेस जो उन्हें सीखा है 15 OLQs में से एक OLQ पकड़ते थे और उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स निकलवाते थे। जैसे मैंने लाइफ में कभी कुछ ना कुछ जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर वो दिखाया होगा, क्योंकि हर कोई दिखाता है बीइंग अ पर्सन, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
मेरा वैसे था कि जैसे स्क्रीनिंग में बहुतों को दिक्कत होती है, लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो दाई एक एक्सरसाइज कराते थे कि जब भी नरेशन दे दो तो एक स्माइल रख के दो, एक स्माइल कैरी करो, उसके साथ नरेशन दो। प्लस दाई कहता था कि वॉइस मॉड्यूलेशन लाओ, ऊपर को थोड़ी पिच ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, जिससे कि जो सुनने वाले उसको भी अच्छा लगे। प्लस दाई कहता था कि अगर अपनी लाइफ में काम करोगे, OLQ से अगर अपनी डेली लाइफ में लाओगे तो ऑब्वियसली SSB में तो दिखी जाएंगे। अब आगे को क्या ड्रीम है? एक चीज़ तो आपने अचीव कर ली, तो अब क्या सोचते हो आगे को? कोई ड्रीम है? और अपने पहाड़ों के लिए भी अगर कोई ड्रीम है तो भी बता सकते हो। मतलब एज एन इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल यही कहना चाहूँगा, क्योंकि सर इसमें भी हमें गाइड कर रहे हैं। एज एन अगर तुम एकेडमी में चाहते हो कल के दिन, सर वो भी बताते हैं कि कैसे वहाँ करना है तुम्हें, किस और अच्छा, जैसे अब सब एकेडमी जा रहे हैं बट वहाँ पे भी तुम और एक्सेल कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें प्रॉपर चीज़ें स्ट्रेटजीज रखनी है, और फिर उस वे में मतलब गाइड करते हैं। तो अभी तो सर ही गाइड कर रहे हैं इससे रिलेटेड। ड्रीम थोड़ी सर गाइड करेंगे। ड्रीम एज एन मतलब वही है, बहुत और अच्छा ऑफिसर बनना है, पूरा प्रॉपर, बहुत जितना अच्छा कर सकते हैं अपने पिथौरागढ़, अपने रिलेटिव्स, अपने सिबलिंग्स के लिए जितना अच्छा एक मोटिवेशन बन सकते हैं, वही है उसमें। मैं एग्जैक्टली एक तो यही कि बहुत अच्छा ऑफिसर बनना है और परमानेंट कमीशन लेनी है बीइंग अ गर्ल, क्योंकि बहुत टफ है, बट मैं कर लूँगी, मुझे पता है सर के गाइडेंस में। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बहुत ही सोशेबल पर्सन हूँ, तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं किसी ना किसी सोशल सर्विस को कंट्रीब्यूट करूँ। मेरा ड्रीम यही है, एक अच्छा ऑफिसर बनना जो अपने सोल्जर्स की टेक केयर करे और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने पहाड़ों के लिए मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम जानते हैं हमारे उत्तराखंड के सारे लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्टेप्स लूँ जिससे कि मैं इनकरेज कर पाऊँ लोगों को कि वो मोटिवेट हो और ज्वाइन करें आर्मी में। तो क्या लगता है SSB प्लस इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट बन पाएगा? सर डेफिनेटली मैं तो 100% बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने में रिजल्ट देखा, अपने में बहुत बड़ा चेंज देखा, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो पक्का बनेगा फॉर श्योर। और मुझे लगता है पिथौरागढ़ जैसी जगह में ऐसा इंस्टीट्यूट होना है मतलब समथिंग कमेंडेबल, तो मुझे लगता है बिल्कुल बनेगा, मेरे लिए तो बन गया है। मेरे लिए तो इंडिया का बेस्ट ही है, क्योंकि मैंने और जगह का भी देखा है, मेरे दोस्त लोग जो कोचिंग गए उन्होंने मेरे को बताया कि और जगह खाली तुम्हें रटाते हैं कि तुम ऐसा परफॉर्म करो ये करो, बट जो हमारी कोर वैल्यूज़ को इंप्रूव करते हैं, हमसे मेहनत करवाते हैं, बताते हैं कैसे क्वालिटीज़ इंप्रूव करनी है, तो जिसकी वजह से जो SSB है नेचुरल वे हमारा क्लियर हो जाता है, तो मेरे लिए तो बेस्ट ही है। तो इनका कहना ये है कि ये इंडिया का बन सकता नहीं है, ये बन चुका है। जब 5 बच्चे आए और 5 के 5 ने रिकमेंडेशन ले लिया, तो 100% का रेशियो है वो तो सीधे ठीक है। पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता है जेन्युइनली, जब मैंने भी ऐसे प्रेशर होता है ना फैमिली के प्रेशर में, मैं भी गया था कभी ऐसी मतलब दोस्त यार, तो वहाँ मेरे से पूछते थे कि तुम क्या चीज़ करोगे, मतलब फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट, मतलब अपनी देश के लिए अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दोगे क्या? सर बट फिर अब बड़े लेवल पे देखें तो पूरा ही एक फैमिली है, मतलब अब सिर्फ एक फैमिली हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना है। सो डेफिनेटली पूरा नेशन ही फर्स्ट आएगा, देन फैमिली। तो मेरा तो यही है इसमें मानना। मैं तो एक बोर्डर थी, मैंने 6th क्लास में अपनी फैमिली छोड़ दी थी टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद भी मैं यहाँ रेंट में रहती हूँ, फैमिली सेक्रीफाइस तो कर ही दी थी। और IMA का भी क्रेडो है, सर ने बोला था पढ़ने को, तो उसमें यही है, नेशन कम्स फर्स्ट, देन योर टीममेट्स एंड देन अस। मुझे तो लगता है कि अगर आप आर्मी वगैरह में जाने का ख्याल रखते हो तो ऑलरेडी आपने सेक्रीफाइस कर ही दिया है, क्योंकि आपकी फैमिली वगैरह सब पीछे छूट जाती हैं और आपको छुट्टी वगैरह टाइम से नहीं मिलती, तो आपका जो मेन फोकस रहता है वो नेशन की सिक्योरिटी पर रहता है, बाकी फैमिली और जो भी चीज़ें होती हैं सब सेकेंडरी आती हैं। सी गाइस, तो ये सेक्रीफाइस चाहिए होता है। और मैं सच बताऊं अपने दिल में हाथ रख के, तो मेरी इसी चीज़ में बहस होती थी। मैं कहता था कि मैं हमेशा फैमिली को फर्स्ट रखूंगा, तो शायद इसीलिए हम आर्मी के लिए नहीं बने। वो होता है ना कि एक जुनून चाहिए होता है सब चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए, आर्मी में जाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।